देखिए किसान का एक हिस्सा मौसम पे रहता है और कहीं ना कहीं जो बीज है या फिर खाद है, और अभी अगर आप लेटली देखेंगे जो वाइल्ड एनिमल है उनका कहीं ना कहीं पूरे साल की मेहनत खराब कर देते हैं। ये एक फतेहाबाद का बेसिक मुद्दा है। और अगर थर्ड बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ये जो गैप है माध्यम से लेके ऊपर तक का, उसके अंदर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो एक छोटे माध्यम व्यक्ति को पहुँचने के लिए पूरी पीड़ा उठानी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आगरा के 9 विधानसभा की जनता के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता के मिजाज को समझने के साथ साथ प्रत्याशियों के मिजाज को भी समझना ज़रूरी है। रंग बिरंग के लोग जो चुनाव मैदान में हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इस वक्त फतेहाबाद विधानसभा के प्रत्याशी रूपाली दीक्षित इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते, मेरा नाम रूपाली दीक्षित है और मैं फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ समाजवादी पार्टी से। जहाँ तक आप मुद्दे की बात करें, हमारे पूरे देश में लगभग बहुत सारे मुद्दे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो लोकल मुद्दे होते हैं वो लखनऊ तक नहीं पहुँच पाते, दिल्ली तक नहीं पहुँचता, क्योंकि हर गांव की, हर विधानसभा की अपनी अपनी चुनौतियाँ हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो 2 या 3 बेसिक जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो जो शिक्षा को लेके महिलाओं के अंदर जो कमी है वो हमें पूर्ण करनी है। हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर हम उस ट्रांसपेरेंसी को कर दें, रिसोर्सेज को रीशफल करके उनको ढंग से अगर प्लान करके सिस्टमैटिकली कर लें तो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, जो मैं खुद करना चाहती हूँ। दूसरी बात है कि किसानों की बात करें, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए उपलब्ध है मजबूरी में, लेकिन आप देखिए किसान का एक हिस्सा मौसम पे रहता है और कहीं ना कहीं जो बीज है या फिर खाद है, और अभी अगर आप लेटली देखेंगे जो वाइल्ड एनिमल है उनका कहीं ना कहीं पूरे साल की मेहनत खराब कर देते हैं। ये एक फतेहाबाद का बेसिक मुद्दा है। और अगर थर्ड बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ये जो गैप है माध्यम से लेके ऊपर तक का, उसके अंदर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो एक छोटे माध्यम व्यक्ति को पहुंचने के लिए पूरी पीड़ा उठानी पड़ती है। मैं चाहती हूँ उसमें इतना ट्रांसपेरेंसी आ जाए कि हर व्यक्ति को एक विधायक या डीएम या एसडीएम तक में निर्भर ना रहना पड़े। अपनी हर शिकायत को लेके जो उसका हक है वो एक्चुअली उसे डायरेक्टली मिल जाना चाहिए, उसके लिए उसे थर्ड कॉलम बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरा बेसिक मुद्दा रहेगा फतेहाबाद को लेकर। एक महत्वपूर्ण ये है कि अक्सर होता ये है कि जब भी लोग राजनीति में आते हैं काफ़ी दिनों तक संघर्ष करना पड़ता है और अंतकाल में यानी कि बहुत उम्र के बाद उन्हें टिकट पार्टी देती है। लेकिन आप बहुत ही कम उम्र में आपने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है, ये ऐसे कैसे हो गया? राजनीति मुझे धनोवर में मिली है। मेरे पिताजी पूर्व में 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत कम मतों से हारे थे, और वो धनोवर मुझे मिली। और वो धनोवर से ज़्यादा मुझे समाज का प्यार मिला। और जब मैंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं विदेश से पढ़ी थी, पहले मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था उस लैंग्वेज को और उन लोगों के बीच में जाना, पर धीरे धीरे 2-2 साल में, 3-3 साल में मैं उनसे कनेक्ट होने लगी और लोग समझ गए कि शायद से मैं वो व्यक्ति हो सकती हूँ जो उनकी प्रॉब्लम का निरसन कर सकती है। रूपाली जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, आपने देखा होगा कि विकास की बातें सब करते हैं, लेकिन लास्ट में वोटों का जो है पोलराइजेशन होता है, लोग जाति और धर्म पर आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप विदेश में पढ़ी हैं, शिक्षा के आधार पर अब जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक प्रोग्रेसिव राजनीति की ज़रूरत है और जो कि हर किसी को बात करनी चाहिए, और आप उसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं एक सिंगल पॉइंट ऑफ पर्सन हूँ जो जातिवाद के विरुद्ध हूँ, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए हमारा सिस्टम हमें ये पहले से मिला है। उस सिस्टम में मैं कितना भी जातिवाद को दूर करने की कोशिश करूं, पर उसके लिए पहले मुझे खुद वो स्टेप उठाना पड़ेगा कि जो जातिवादी बात ना करे, ना ऐसा कोई काम करे। अगर मैं खुद उनके लिए एक एग्जाम्पल बन जाऊंगी, उनको खुद लगेगा हाँ कि उनका विधायक जातिवाद बात नहीं कर रहा या ऐसे काम नहीं कर रहा जो जातिवाद को कहीं ना प्रोग्रेसिव कर रहे हैं या प्रोवोक कर रहे हैं, तो वो अपने आप एक कहीं ना कहीं माध्यम बन जाएगा लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ, शिक्षा का बहुत महत्व होता है जातिवाद को ख़त्म करने के लिए। पर ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा कि मैं ये जातिवाद को आड़े ना आने दूं, जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में है और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा है। आखिरी सवाल, चूँकि हम आप ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहेंगे, आप क्षेत्र में आपको जाना है। फतेहाबाद में जब हम भी गए थे वहाँ पर, तो अक्सर लोगों की जो तकलीफ़ें थी वो किसानी को लेकर, गाय को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर, इसके अलावा लोग परेशान थे इस बात को लेकर कि जल की भी समस्याएं हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है और बेरोज़गारी तो पहले से ही है, लोग काफ़ी परेशान हैं, बुज़ुर्ग परेशान हैं। आप इन सब मुद्दों को कैसे हैंडल करने वाली हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए? 3 छोटी चीज़ों को बस फिनिश करूँगी। जहाँ तक गाय और जंगली जो पशु हैं उनको हटाने के लिए हमारा मैनेजमेंट हमें बड़ा चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर एरिया में अलग अलग गायें। हमारा कोशिश होगा हम उनके क्लस्टर में लेके सही गौशाला तक पहुँचाएँ
और जहाँ अगर जो लोग एक्चुअली अपनी गाय छोड़ रहे हैं, जब उनका इस्तेमाल हो रहा है, हम कोशिश करेंगे कि वो पनिशेबल रहे। दूसरी बात है, जब आप पानी या ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो हम पे ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या रहेगी, लेकिन अगर हम सही रिसोर्सेज कर देंगे, हर जगह उसको मैनेज कर लेंगे, तो पानी की भी कमी कम हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो मिस मैनेजमेंट है, उसको सही मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। एक आखिरी सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि मेरे पापा मुझे राजनीति जो है विरासत में मिली है, आपके सामने जो प्रत्याशी हैं जो सत्ता पक्ष के बीजेपी के, काफ़ी मजबूत हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, आप कितना चुनौती मानते हैं इसको? देखिए, चुनौती है, एक्सपीरियंस है उनको, बहुत अच्छी बात है, पर हम नए हैं ना, जनरेशन गैप है। तो मेरे को जो आज की टेक्नोलॉजी है, आज का जो 21st सेंचुरी है, उसका मिलेगा, और जो उनकी कमाई अपना एक्सपीरियंस है वो उसको करेंगे। अब ये देखते हैं कि साबित कौन कर पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि युवा हैं, मैदान में आई हैं, निश्चित तौर पर युवाओं का रुझान ज़रूर इनकी तरफ बढ़ेगा, और कोशिश यही होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर बदलना है, देश को अगर बदलना है, तो समाज में एक नई पद्धति के साथ प्रगति करना होगा, और यही हमारा उद्देश्य है, आईपा का यही उद्देश्य है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी बातें भी लिखें। धन्यवाद।